साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आज आपके साथ मुस्कान अजमानी। और आज की बड़ी चर्चा बड़े सवाल पर होगी कि इलेक्शन कमीशन की तैयारी और राजनीतिक दलों के लिए एडवाइजरी हुई जारी। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जहां हर एक दल जुट गए हैं, तो वहीं चुनाव आयोग भी अब मुस्तैद हो चुका है। इसी बीच चुनाव आयोग ने सियासी दलों को एक एडवाइजरी जारी की है। दरअसल 3 दिवसीय दौरे पर यूपी पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दौरों का पूरा सार बताया और साथ ही दलों को नसीहत देने के साथ ही यूपी में वोटर्स को क्या राहत मिलेगी, इस बारे में भी कई ऐलान किए। तो पहले ये जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या बड़ी बातें कही हैं। तो सियासी दलों को एडवाइस, इलेक्शन कमीशन की नई गाइडलाइन, सभी चुनाव खर्च के बारे में ब्यौरा देना होगा और 85 साल को घर से वोट करने की सुविधा होगी। तो 85 साल से ज्यादा के लोगों को घर से वोट करने की सुविधा होगी। ईवीएम का मूवमेंट सरकारी गाड़ी में ही होगा। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े होते थे और क्रिमिनल केस की अब तीन बार जानकारी देनी होगी। जीएसटी और ई बिल भी अब आयोग देखेगा और इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट पर भी पूरी सख्ती होगी। तो सियासी दलों को यह एडवाइजरी जारी की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और 5 बजे के बाद अब कैश वैन नहीं चलेंगी, ये भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है। प्रलोभन मुक्त होंगे लोकसभा के चुनाव और इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने जो शराब थी उसका भी जिक्र किया है कि चुनाव में इसका प्रलोभन अक्सर दिया जाता है। और एक बार फिर से ये देखते हैं कि क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं। सभी चुनाव खर्च चेक के माध्यम से होंगे। चेक भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए जाएंगे और 85 साल को अपने घर से वोट करने की सुविधा दी गई है। ईवीएम का मूवमेंट सरकारी गाड़ी में होगा। ये तमाम ऐसी बड़ी बातें हैं जो इलेक्शन कमीशन ने इस एडवाइजरी में कही हैं और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी इस पीसी में यूपी में कैसे मतदान होगा, कितने बूथ होंगे और संवेदनशील इलाकों में लेकर क्या तैयारी है, इस पर भी जानकारी साझा की है। एक बार इस पर भी एक नजर डालते हैं, जहां यूपी के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 1,62,000 और 12 मतदान केंद्र टोटल होंगे और यूपी में तकरीबन 15.5 करोड़ वोटर्स हैं। यूपी की 30 जिलों की सीमा 9 राज्यों से जुड़ी है। अकेले 7 जिले नेपाल से जुड़े हैं और इन सभी जिलों में खास तौर पर नजर रखी जाएगी। पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, सेना को भी बुलाया जाएगा ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। और 100 साल से अधिक 31,000 वोटर्स सिर्फ और सिर्फ यूपी में हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने जहां एक तरफ सभी सियासी दलों के लिए एडवाइजरी जारी की है, तो वहीं यूपी को लेकर भी कई बड़ी बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही गई हैं। तो ये रही इलेक्शन कमीशन की पीसी की बड़ी बात। लेकिन अब सवाल यह है कि राजनीतिक दल इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन को कितना मानते हैं और विपक्षी दल इस गाइडलाइन से कितने संतुष्ट हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या कोई भी अन्य पूजा स्थल को लेकर बयान देने पर अब कार्रवाई होगी और इसका पालन अब हर एक सियासी दल कैसे करता है। आज की चर्चा इन्हीं बड़े सवालों पर होगी। तो इलेक्शन कमीशन तैयार और आचार संहिता का अब जल्द होगा ऐलान। इलेक्शन कमीशन 3 दिवसीय दौरे पर यूपी पहुंची थी। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने 3 दिवसीय दौरे का उनका निचोड़ क्या था आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और साथ ही सियासी दलों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। कई बड़ी बातें हैं जिसका अब ध्यान हर एक सियासी दल को रखना होगा। धार्मिक बयानबाजी से बचना होगा। बिना प्रूफ के सार्वजनिक मंच से फिलहाल कोई भी बयान नहीं देने होंगे और साथ ही साथ जो दल है उनको साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई भी दल या कोई भी प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता होगी, जिस पर वो लगातार काम भी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन अब जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो पारदर्शी होंगे चुनाव और यूथ को भी आज खास सुझाव दिया गया है। हर एक बूथों पर खास नजर रखी जाएगी। पारदर्शी चुनाव कैसे संपन्न कराए जाए इसको लेकर भी
इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी दी गई है, क्योंकि ईवीएम को लेकर लगातार जो तमाम दल थे वो सवाल खड़े करते थे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि अब जो ईवीएम है उसका मूवमेंट सरकारी गाड़ी में होगा, सरकारी गाड़ी में ही ईवीएम का मूवमेंट होगा। ऐसे में पूरी तरीके से पारदर्शी चुनाव होंगे और अब ईवीएम पे ठीकरा कोई भी पार्टी नहीं फोड़ सकेगी और इसके साथ ही धार्मिक बयानबाजी से भी बचना होगा। और इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है और जिन जिलों की सीमा यूपी से लगती है वहां पर खास नजर रखी जाएगी ताकि शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। इसके साथ ही मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या कोई अन्य पूजा स्थल को लेकर किसी भी तरीके के बयान ना दे वरना कार्रवाई हो सकती है। भड़काऊ व नफरत फैलाने वाले भाषण के साथ साथ गलत और बिना तथ्यों के बयान ना दे। भड़काऊ भाषण को लेकर कई नेता ऐसे हैं जिन पर केस भी चल रहा है। राहुल गांधी भी इन्हीं में से एक नेताओं की सूची में शुमार है जिन पर भी केस चल रहा था। फिलहाल अभी इनको राहत दी गई है, लेकिन अब भड़काऊ भाषण देने पर भी और सख्त कार्रवाई हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कह दिया है कोई भी दल चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट ना मांगे, भक्त देवता के रिश्तों का अपमान ना करे, तो धर्म की राजनीति ना हो। इसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन ने बड़ी बातें कही हैं, तो बिना प्रूफ के नो बयान वरना गिरेगी गाज। अब हर एक विपक्षी या सत्ताधारी दल इलेक्शन कमीशन के इन फैसलों को कितना मानता है, इस एडवाइजरी का पालन कैसे होता है और इलेक्शन कमीशन इन एडवाइजरी का पालन कैसे कराती है, आज की चर्चा इन्हीं बड़े सवालों पर होगी, जिसके लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। शफात हुसैन जी, नेता बीजेपी, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अजीत यादव, नेता सपा, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और पंकज रस्तोगी जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं पंकज रस्तोगी जी से करना चाहूंगी। पंकज जी, देखिए अब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एडवाइजरी जारी कर दिया है, क्या लगता है आचार संहिता कब से लागू हो सकती है? देखिए, चुनाव आयोग सफल मतदान कराने के लिए संकल्प है और चुनाव आयोग इसके लिए कार्रवाई भी करता रहता है। और जैसा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस तरह के निर्देश दिए हैं कि चुनाव सफलतापूर्वक हो, किसी प्रकार के कोई हिडन्स ना हो, किसी प्रकार का कोई बलवा ना हो, उसके लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए। और ये भी सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी जो है किसी धर्म विशेष के प्रति या किसी के प्रति कोई भड़काऊ भाषण न करे। अगर वो ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो चुनाव आयोग उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। ये सब इस तरह के पूरे निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं और इसका अनुपालन करना मुख्य रूप से जो विपक्षी दल है या सत्ताधारी दल है सभी के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो जो राजनीतिक दल है उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो ठीक ढंग से चुनाव के संचालन में सहयोग करें। और ये तभी हो पाएगा जब सभी क्या नाम है राजनीतिक दल इसमें सहयोग करेंगे। और चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि वो ये चाहता है कि पुनर्मतदान की नौबत ना आए, मतलब कि जो भी चुनाव हो उसी दिन संपन्न हो जाए ठीक ढंग से, पुनर्मतदान की नौबत ना हो आए। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि चुनाव के बाद, चुनाव बीतने के दूसरे दिन जो है या तीसरे दिन पुनर्मतदान की नौबत आ जाती है बहुत से पोलिंग बूथ पे और बहुत जगह। तो उस तरह की भी नौबत ना आए, तो उसके लिए चुनाव आयोग एकदम संकल्पित है कि किसी प्रकार की इस तरह की स्थिति न बने कि पुनर्मतदान की रीपोलिंग की नौबत बने, क्योंकि फिर उसका अपना सारा अमला उसमें लगाना पड़ता है, सारी एनर्जी लगानी पड़ती है। तो चुनाव आयोग हर तरह से इस बार कमर कस के तैयार है कि किस तरह से इस कार्य को अंजाम दिया जाए और चुनाव 18वीं लोकसभा के लिए जो ये वोट डाले जाएंगे तो ये सफल पूर्वक संपन्न हो जाए और ये पूरा चुनाव सफलतापूर्वक हो जाए। अब रहा सवाल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना ही इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है, जिसको लेकर आज एक एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन शफात हुसैन जी, इलेक्शन कमीशन ने तो ये कह दिया है कि अब किसी भी धार्मिक मुद्दों पर आप बयान नहीं दे सकते और आपके नेता तो हर मन से राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं, अब आप क्या करेंगे? मुस्कान जी, सभी को आपके चैनल से मेरा नमस्कार। देखिए, जितना मैं कहूँगा कि जितना कानून का और नियमों का पालन भारतीय जनता पार्टी करती है उतना कोई भी दल, चाहे विपक्ष का हो चाहे विपक्ष से बाहर हो, उतना कोई नहीं करता। और रही बात धार्मिक स्थलों की, तो धार्मिक स्थलों पे बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को एजेंडे में रहते हैं, जैसे राम मंदिर का था, हमने भारत की जनता को राम मंदिर दिया, ये सारे देश ने देखा और भारत की जनता ने देखा। और बाकी जो विवादित मुद्दे हैं, आपका काशी का जो है मंदिर है और मथुरा का मंदिर है, ये मुद्दे
इस देश में रहेंगे और जब तक ये हल नहीं हो जाते, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो आपसी बातचीत से हो, तब तक हमारी पार्टी संकल्पबद्ध रहेगी कि इन मुद्दों को भी जो है आपस में बैठकर या कोर्ट के माध्यम से इस मुद्दों को भी खत्म किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और रही बात, सुनिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। और रही बात इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि अगर कोई भड़काऊ बयान मंच से देता है, भड़काऊ बयान का तरीका ये होता है कि अभी आपने देखा कि अभी कुत्तों की बारी है और अभी हमारी बारी आएगी, इस तरह के जो बयानबाजी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो इन बयानों को लेकर के अगर सरकार कोई कार्रवाई करती है तो जो सड़कों पर उतरते हैं उनके ऊपर रासुका लगाने का हमारी सरकार का, निर्वाचन आयोग से मैं ये कहूंगा कि उनके ऊपर रासुका लगाकर ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए जो मौलाना इस तरह का जनता को लेकर सड़कों पर उतरते हैं। वो पहले अपनी जबानों को संभालें कि वो किस तरह के बयान दे रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में रहना और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अनुशासन में कैसे रहा जाता है उसको संज्ञान है और उसको पूरी तरह उसकी जानकारी है। बहुत ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी को अनुशासन में रहना आता है, लेकिन यही चुनाव आयोग ने तो कहा है कि अभी आप किसी भी ऐसे मुद्दे पर कोई बयान ही ना दें, फिर आप उस मुद्दे को आज लेके आ रहे हैं। सोचिए, जब आप चर्चा में लेके आ रहे हैं तो फिर आप इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन को कैसे मानिएगा? मैडम, ये आस्था का प्रश्न है और आस्था का प्रश्न जो होता है और आस्था से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होगा वो जनता का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी इसको उठाएगी। मथुरा का जो मुद्दा है ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो कृष्ण जन्मभूमि को आजाद कराना है। और उसी तरह देखिए काशी का जो मंदिर है उसका भी कॉरिडोर बन गया, उसका भी देखिए केस चल गया है। और दूसरी चीज आप देखिए, अभी कोर्ट ने आदेश किया है जो लखनऊ का लक्ष्मण टीला है वो भी कोर्ट में केस चलने जा रहा है। इन मुद्दों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी है, क्योंकि ये एक आस्था का प्रश्न है, इसको विवादित मुद्दों से ना जोड़ा जाए, ये आस्था का प्रश्न है। आस्था का तो प्रश्न है, लेकिन अब देश की जनता विकास भी चाहती है। खैर अजित यादव जी, अब तो ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते ना आप, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये भी कह दिया है कि अब जो ईवीएम का मूवमेंट है वो सरकारी गाड़ी से होगा। अब अगर और किसी प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम पाया जाएगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले का कैसे स्वागत कर रहे हैं आप इलेक्शन कमीशन के? देखिए, विपक्ष की पार्टियां तो चाहती हैं कि इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग पारदर्शी और स्वच्छ ढंग से देश के जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव कराए। और कोई विपक्ष की पार्टी ये नहीं चाह रही है, जैसे कि अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय जी बोल रहे थे कि जब आपने पूछा कि आप तो धर्म को लेकर के आ जाते हैं, तो इन्होंने कहा अदब भरे लहजे में कि ये आस्था का विषय है और इनके आस्था के विषय में व्यवस्था और कानून कहीं से भी नहीं आता आड़े। तो इलेक्शन कमीशन में आज चुनाव आयोग को पारदर्शी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि निर्वाचन आयोग में जो चुनाव आयुक्त की और जो तीनों और चुनाव अधिकारी की नियुक्ति होती है उसमें एक विपक्ष के नेता और एक पक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। लेकिन अगर ये सरकार चाहती कि पारदर्शी ढंग से चुनाव हो, स्वच्छ चुनाव हो, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए देश में लोग अपनी आवाज को उठाएं, बुलंद करें, मुद्दों पे, विकास के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे जो सवाल है जनता के उनको लेकर के आए, तो ये पार्टी कभी नहीं चाहती कि आप विकास के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, अनाचार अत्याचार के मुद्दे पर आवाज उठाएं। जो उठाता है उसके यहाँ सीबीआई, ईडी भेज दी जाती है, आईटी भेज दी जाती है। और ये खुद कह रहे हैं अभी बैठ करके चैनल पे कि ये हमारे एजेंडे में है धर्म का मुद्दा, काशी का मुद्दा हो, चाहे वो जो है मथुरा का मुद्दा हो कृष्ण का। और जो ये दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर इनके एजेंडे में था, तो राम मंदिर इनके एजेंडे में था तो राम मंदिर इनके एजेंडे से नहीं बना, इनके आस्था के सवाल पे नहीं बना है। राम मंदिर बना है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी बना है और उसी सुप्रीम कोर्ट ने उतनी जमीन मुसलमानों को भी दी है मस्जिद बनाने के लिए कि इस देश में भाईचारा, अमन चैन बना रहे, क्योंकि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। हम लोग कहीं से नहीं चाहते कि इस देश में जब चुनाव हो तो नफरत के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जात के नाम पर वोट मांगा जाए। ये काम बीजेपी के लोग करते हैं और बखूबी करते हैं। इनके कई भाषणों को उठा करके देख लिया जाए और ये चैनल पे भी बैठ करके जब इनके पास कोई वोट नहीं मांग रहे हैं तो फिर ये पीडीए की जरूरत क्या आन पड़ी आपको भाई? पीडीए में सभी लोग हैं, समाजवादी पार्टी समाज सेवकों पर गोली चलाकर वोट मांगने का नारा दे रही है जो है पीडीए में।
जी अजीत एरिया में यादव सभी जी। पीड़ित अगड़ा भी है, महिलाएं भी, आदिवासी है, पिछड़ा है, मुसलमान है, दलित है, जो लोग पीड़ित है वो भी है। आप ये हम पूछते हैं कि इस देश में जब आरक्षण लागू किया गया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई, तो पूरे देश में जब पिछड़ों का अधिकार दिया गया तो किस तरीके से तांडव किया गया। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरक्षण लागू हुआ, लेकिन आर्थिक आधार पर जब गरीबों को, सवर्णों को आरक्षण दिया गया तो एक भी दलित और पिछड़ा का नेता सदन में चाहे जिस भी पार्टी का था विरोध नहीं किया। ये इनकी मंशा साफ होती है कि कौन लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। हम लोगों का तो दिल बड़ा है, ये लोग दिल बड़ा नहीं कर पाते हैं। और जब वोट लेना होता है तो पिछड़ों को कहते हैं कि हिंदू हो जाइए, और जब अधिकार की बात आती है तो कहते हैं कि ये तो पिछड़े हैं। ठीक है, हमारे सहयोगी राजेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, देखिए आज इलेक्शन कमीशन ने सियासी दलों के लिए एडवाइजरी तो जारी कर दिया, लेकिन उस एडवाइजरी पर भी घमासान देखने को मिल रहा है। जो इलेक्शन कमीशन ने एडवाइजरी जारी की है राजेश, उसकी बड़ी बातें क्या रही और सियासी दलों पर कितना असर पड़ेगा और वो मानने के लिए कितना बाध्य होंगे इस गाइडलाइन को? राजेश जी, राजेश आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, राजेश से वापस संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए पंकज रस्तोगी जी, अभी देखिए हम वहीं उसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने भी आज कह दिया है। और अगर हम इतिहास देखें तो भारत की तो राजनीति ही ऐसी रही है जिसकी धुरी ही धर्म रहा है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है, इसको मानने के लिए कैसे बाध्य होंगे हर एक दल? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि आपको धार्मिक बयानबाजी से बचने की जरूरत है। पंकज जी, पंकज रस्तोगी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, इनसे भी दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए शफात जी, वो तो सीधा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि धर्म की राजनीति तो बीजेपी करती है। अगर बीजेपी ने विकास के काम वाकई किए होते तो फिर उनको राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लगातार बीच में लाने की जरूरत ही नहीं थी, कल की धाम की जरूरत ही नहीं थी कि वो ये धार्मिक मुद्दे बीच में लेके आए। मुस्कान जी, अजीत जी जो बातें कर रहे हैं और जो आरोप लगा के गए हैं वो निराधार है। और उनको ये सोचना चाहिए कि 14 से लेकर और 24 का चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। अगर मुद्दे हैं तो मुद्दों को लेकर ये सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हैं? जनता के मुद्दे अगर हैं इनके नज़र में तो उनको सड़कों पर आना चाहिए। और रही बात जो धर्म की राजनीति जो मैं बता रहा हूँ, ये जो विवादित मुद्दे हैं इनको भारतीय जनता पार्टी, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, इसको अन्यथा ना लिया जाए, पार्टी की तरफ से इसको ना जोड़ा जाए। जो मुद्दे आर्थिक, अगर राम मंदिर था, राम मंदिर बन गया, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, कांग्रेस का संकल्प था ये? क्या मैं पूछता हूं अजीत जी से, क्या इनका संकल्प था? इन्होंने तो कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, लाशें जो है सरियों में बहा दी। क्या उस दृश्य को भारत की जनता भूल सकती है? नहीं भूल सकती। और रही बात काशी और मथुरा की, ये हमारे एजेंडे में है और भारतीय जनता पार्टी इनका जब मौका आएगा तो इनके लिए संघर्ष करेगी और इनको मुक्त कराने का काम करेगी। आपने देखा कि अभी कोर्ट ने, मैंने आपसे अभी कहा कि कोर्ट ने देखिए लक्ष्मण टीले का मुद्दा जो है वो कोर्ट में अब जो सुनवाई के लिए वो कर दिया है, उसका भी मुद्दा आगे बढ़ेगा। और भी कई मुद्दे इस देश में हैं जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ये आस्था का प्रश्न है और आस्था की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, चूंकि जनता चुनकर भेजती है, इसलिए हम जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनको मुक्त कराने का काम करेंगे। ये मुद्दे हमारे एजेंडे में हैं और रहेंगे। और रही बात अगर जिनको लगता है, अगर इनको लगता इतनी वैकेंसी कैंसिल हो रही है, युवा पेपर देने जा रहे हैं, उन मुद्दे को छोड़ के आप फिर धर्म में जुड़ गए। मुस्कान जी, 24 पहला चुनाव, सबका साथ सबका विकास, दूसरा चुनाव सबका साथ सबका विकास और विश्वास, और चौथा चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं मोदी जी की गारंटी पर। क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं उनकी गारंटी मोदी जी ने ली है और हर योजनाओं का लाभ जनता को सीधे मिलने का काम किया है। और आधार के माध्यम पर जो भी किसानों का जो है वो उनको है, सीधे उनके खाते में जा रहा है। इस तरह का काम, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम ये जनता भी देख रही है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 24 के चुनाव में मैं इन विपक्षी दलों के, क्योंकि आपने अभी देखा, आपने अपने चैनल पे लोगों का नाम लिया, इनकी बोलती अभी से बंद हो गई आपके चैनल पे। 400 पार भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास पर जीत कराने जा रही है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री इस देश के बनेंगे, जिसको कोई नहीं रोक सकता। अगर जनता के मुद्दे हैं तो इनसे कहिए कि ये सड़क पर उतरे, यात्रा लेकर चलने से काम चलने वाला नहीं है। अच्छा शफात जी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का तो आप जिक्र कर रहे हैं। अगर किसान वाकई इतने फायदेमंद होते तो पहली बात तो उन्हें प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। दूसरी बात, आप लगातार धर्म का जो बीड़ा उठा के चल रहे हैं, जो आप ही के प्रदेश के युवा सड़कों पर उतरकर अपने ही भविष्य के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर क्यों नहीं कुछ करते हैं आप? देखिए, मोदी जी ने उस पर जांच, योगी जी ने उस पर जांच बैठा दी है और जो लोग उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरओ के पेपर पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? वो मुख्यमंत्री जी उसकी जांच बैठा दी है, अभी आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि ये सरकार संरक्षण देने का, अपराधियों को संरक्षण देने का काम नहीं करती। जो भी इस पर्चा लीक में होंगे वो दोषी अभी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगे। और मोदी जी की गारंटी जो है, जिसको मैं कह रहा हूं और मोदी जी स्वयं कह रहे हैं, इसकी मोदी की गारंटी, ये देश आप देखिएगा 400 पार मोदी जी जीत कर आने वाले और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा कौन पीएम बनता है, किसके हाथ में सत्ता की चाबी होती है। वक्त नहीं, जनता बताएगी। और वक्त भी बताएगा। जनता 70 साल से भुगती हुई थी और जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया, इसीलिए मोदी जी ने मोदी की गारंटी का नारा दिया है। और इस नारे के साथ भारत की जनता मोदी जी के साथ है और 400 पार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इसी के साथ मैं इस देश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी के साथ रहिए। और आपने 70 साल इन भ्रष्टाचारियों को देखा है, ये फिर जुटे पड़े हुए हैं एकजुट होने के लिए, लेकिन गठबंधन में भी आपने देखा फूट पड़ गई, गठबंधन भी इनका नहीं चल पाया। ये आपको ठगने का काम करेंगे, दोबारा आप ठगने का काम ना करिएगा। मोदी की गारंटी पर विश्वास रखिए, क्योंकि पहला प्रधानमंत्री इस देश में आया है जो आपको गारंटी की बात करता है। ठीक है अजीत जी, इलेक्शन कमीशन ने आज एक और बड़ी बात कही है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे, शांतिपूर्ण चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन की इस बात पर तो भरोसा है ना आपको कि नतीजा आने के बाद तो ऐसा नहीं कि आप फिर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाले हैं? अजीत यादव जी, आवाज आ रही है क्या? मोदी की गारंटी है, बोलती बंद हो गई। चलिए ठीक है, वापस सुनकर रुक करूंगी। लेकिन देखिए राजेश, क्या आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं? बैठे क्या राजेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी अजीत यादव जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? क्या मैं ऑडिबल हूं आपको? चलिए ठीक है, अब पंकज रस्तोगी जी का रुख करेंगे। क्या पंकज जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं क्या? हाँ जुड़ चुके, बताएं। देखिए पंकज जी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से काफी सारी बड़ी बातें कही गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो ये तक कह दिया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हम चुनाव संपन्न कराएंगे। अब ऐसे में क्या विपक्षी दल वाकई इलेक्शन कमीशन की बातों के साथ जाते हुए नजर आएंगे, या नतीजों के बाद अगर उनके पक्ष में नतीजे नहीं होते हैं तो वो फिर प्रदर्शन करने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ने वाले हैं? देखिए, एक बात मुस्कान जी तय समझ लीजिए, इलेक्शन कमीशन चुनाव के दौरान मेन सर्वे सर्वा इलेक्शन कमीशन होता है, उसकी बात मानना और उसके गाइडलाइन का अनुपालन करना ये सभी राजनीतिक दलों का परम कर्तव्य है और उसका अनुपालन करते भी है। और नहीं करेंगे, अगर इस तरह का कुछ भी करेंगे तो निश्चित मान के चलिए चुनाव आयोग को बहुत अधिकार प्राप्त है, तमाम तरह के एक्शन होंगे, तमाम तरह की कार्रवाई होगी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हर दलों को, सभी दलों को चुनाव आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जैसी गाइडलाइन जारी होगी उस गाइडलाइन के अनुरूप काम करना होगा। और चुनाव आयोग भी चाहता है कि निष्पक्ष और सफल चुनाव हो, उसके लिए वो फिर संकल्प है और चुनाव उसके लिए पूरी तैयारी भी कर रहा है और सब तरह की तैयारी भी हो रही है। और इसमें बलवा दंगा ना हो, इसके लिए भी जो है फोर्सेस का इंतजाम चुनाव आयोग करता है। ये सब चीजें चुनाव आयोग के अंडर में आती है और अनुपालन करना सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य, नहीं तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। राजेश, क्या आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं? चलिए ठीक है, शफात जी का आखिरी कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी कि अब इलेक्शन कमीशन ने तो एडवाइजरी जारी कर दी है और जल्द ही आचार संहिता का ऐलान भी हो सकता है, लेकिन आपके प्रत्याशियों की सूची कब आएगी? मंथन तो हो चुका है, मुहर भी लग चुकी है, अब सूची की बारी है, कब जारी कीजिएगा? मुस्कान जी, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी सूची कब आएगी। हाँ, आचार संहिता लगने से पहले मुझे उम्मीद है कि सूची आ जाएगी और जिनकी सूची आएगी वो ईमानदार होंगे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होगा और जनता के सेवक होंगे, ऐसे लोगों की सूची आएगी। और निर्वाचन आयोग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसका पूरा पालन होगा, लेकिन आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा।
बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो पारदर्शी होंगे चुनाव और यूथ को खास सुझाव है। तो इलेक्शन कमीशन ने आज यूपी को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है, सभी दलों को अलर्ट भी किया है, उनको साफ तौर पर कहा है कि अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन की किसी भी गाइडलाइन को तोड़ा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष का सांसद हो, सत्ता पक्ष का प्रत्याशी हो या फिर कोई विपक्षी दल का नेता हो या प्रत्याशी हो। ऐसे में अब जो दल है और जो उनके नेता है वो गाइडलाइन को कैसे मानते हैं और गाइडलाइन पालन करने के लिए इलेक्शन कमीशन कैसे बाध्य करती है हर एक दल को, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो आज की इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी और मुझे दे इजाजत। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।